हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का 4th चैप्टर, जिसका जो नाम है वो है क्या बताती है किताबें व कब्रें। तो इसमें बेसिकली हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल्स में, और उसके अलावा महापाषाण के बारे में हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है प्राचीनतम ग्रंथ वेद। जो वेद होता है वो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद 4 प्रकार का है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो वेद होता है उसको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, और वो है बेसिकली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं डिटेल में। तो ये जो है वो बेसिकली सबसे पुराना वेद है, और ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऋग्वेद के बारे में ही क्लास 6 में अभी दिया हुआ है चैप्टर 4 में, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे अगर दूसरे वेद के बारे में दिया रहेगा तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें हम जानेंगे। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। लगभग इसकी रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इसमें जो ऋग्वेद है उसमें 8 मंडल, 128 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक् संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऋग्वेद में 3 देवता, बहुत सारे देवता की पूजा की जाती थी, मान्यता है, बट मेन 3 महत्वपूर्ण देवता हैं जो कि हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, और जो इंद्र है वो युद्ध के देवता है, और सोम बेसिकली एक पौधा है जिसकी पत्तियों से खास पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर कि पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद है उसमें जो प्रार्थनाएं हैं वो खासकर मवेशियों के लिए, मतलब उनको पाने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में पुत्री नहीं पुत्र, ठीक है, खासकर पुत्र, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं आती है। ऋग्वेद में अनेक नदियों का उल्लेख है जिनमें ब्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा, यमुना का बस एक बार उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में जो है अनेक नदियों का उल्लेख मिला है, जिसमें है कि ब्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु, और गंगा और यमुना का जो है वो बस एक बार इसमें उल्लेख मिला है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। नेक्स्ट ये टॉपिक है, इसमें बेसिकली हम जानेंगे कि जो है जो कास्ट सिस्टम है कैसे वो डिवाइड किया जाता है, कौन से लोग कौन सा काम करते हैं उसके बेसिस पे कौन सा वो जाति के हैं, इस टाइप का वर्गीकरण हम लोग इसमें जानेंगे इस टॉपिक में। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे किया जाता रहा है। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया है। जैसे पुरोहित। पुरोहित क्या है? जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। यह यज्ञ, अनुष्ठान या फिर कार्य करते थे। ठीक है, और दूसरा जो थे वो थे राजा। यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे, ना महल में रहते थे, ना राजधानियों में, ना ही सेना रखते, ना ही कर वसूल करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक भी नहीं बनता था। तो ये 2 तरह के लोग थे जिनको जिनका जो वर्गीकरण किया गया है वो काम के आधार पे किया गया। एक तो है पुरोहित, और पुरोहित जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और राजा जो कि उस टाइम अभी के टाइम के जैसे नहीं थे। वो क्या करते थे कि वो न महल में रहते थे, ना ही राजधानियों में रहते थे, ना ही सेना रखते थे, और उनकी मौत के बाद उनका जो बेटा था वो भी अपने आप शासक नहीं बनता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है, जनता।
और दूसरा जो था वो विष, विष जो है जिससे वैश्य शब्द निकला है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो यहाँ पे जैसे आज भी कास्टिज्म है, वैसे ही उस टाइम पे भी काम के आधार पर दो लोग को डिवाइड कर दिया गया, पुरोहित और राजा। उसके अलावा जो जनता या फिर पूरे समुदाय के लिए जो शब्द यूज होता था वो होता था जन, और जिसका प्रयोग आज भी होता है, जनता के लिए जन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो शब्द यूज किया जाता था वो था विष। विष जो है वो वैश्य शब्द से निकला है। और जो कुछ लोग ऐसे थे जो कि प्रार्थनाओं की रचना की और वे खुद को आर्य कहते थे, और जो विरोधी थे उनके और जो रचना नहीं किए उनको वो दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो इस तरीके से लोगों का वर्गीकरण किया गया था। समाज में मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा हुआ था। पहला तो था ब्राह्मण जो कि यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। वैश्य जो कि व्यापारी थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। क्षत्रिय जो थे वो सेना युद्ध करते थे। और शूद्र जो थे वो एक तरह के दास थे, ठीक है, जो कि इन तीनों का सेवा और जो भी होता है वो ये लोग करते थे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे जो लो कास्ट जैसे हम बोल सकते हैं वो पहले के टाइम पे ऐसे शूद्र थे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ऋग्वेद में पांडुलिपि। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, जहाँ जब हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक तरह का क्या है, पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या होता है, भोज वृक्ष या फिर तारपत्र पे लिखा जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली वही है। लगभग 150 साल वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो पांडुलिपि है वो आज भी सुरक्षित है, आज भी है ये मौजूद। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट जो एक सेकेंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महापाषाण, ठीक है। महापाषाण क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो महापाषाण का जो मतलब होता है, तो महा मीन्स होता है बड़ा और पाषाण मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। तो एक तरह से बड़ा पत्थर। महापाषाण जो है वो कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये बेसिकली क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर से एक तरह के कब्र बनाए जाते थे, ठीक है, और जिनका महापाषाण कब्रें बोलते थे। और इसकी प्रथा जो है वो 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यह एक तरह का महापाषाण है जो कि जमीन के ऊपर दिख रहा है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। सामान्यतः मृतकों को गड्ढे के बीचों बीच रखा जाता था। जैसे यहाँ पे गड्ढा है तो इसके बीच में जो है वो रखा जाता था मृतक को, और उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन जैसे काले लाल रंग के और अन्य चीजें भी मिलती थी। जैसे कुछ लोग आभूषण भी रखते थे, कुछ लोग खाने पीने की चीजें भी रखते थे। जो मृतकों की पसंदीदा चीज माना जाता था, उनकी जो भी चीज जिनको खाने का शौकीन था तो उनको लिए खाना रखते थे, उनको आभूषण का शौकीन थे वो तो उनको आभूषण रखा जाता था उनके पास। कभी कभी तो एक कब्र में एक से अधिक शव भी मिलते थे। जैसे एक कब्र में उनके फैमिली को दफनाया गया, फिर उसके बाद कुछ साल बाद अगर उनके फैमिली में कोई और का डेथ हुआ तो उनके साथ ही उनको दफना दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से एक से अधिक शव भी मिलते थे। इस तरह के महापाषाण, ये जो महापाषाण है को ताम्बुत समाधान कहा जाता है, जिसको हम शिष्ट बोलते हैं। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बड़ा क्या है, सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए जो कमरे हैं उनमें जाने का रास्ता था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईमान गांव। ईमान गांव के बारे में, यह भीमा की सहायक नदी, ठीक है, भीमा नदी की जो सहायक नदी है घोर,
उसके किनारे बसा एक जगह है। यहाँ पे 3 निकल रहा है चीज़ कि ईमान गाँव कहाँ पे बसा हुआ था? भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे, ठीक है? और घोर जो है वो किसका सहायक नदी है? तो वो भीमा की सहायक नदी है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है? यहाँ पे इनाम गाँव में जो लोग रहते थे वो 3600 साल से लेकर 2700 साल पहले तक लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, ठीक है? और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाई जाती थी। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज भी मिले हैं। जानवरों की हड्डियां जिनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, कछुआ, घड़ियाल, चिड़िया आदि की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। एक इनाम गांव जो है वो बेसिकली एक तरह का एक ऐसा जगह है जो जहाँ पे जो लोग मर जाते थे तो उनको सीधा लिटाया जाता था और उनका जो सिर होता था उत्तर की तो और उनका जो पैर होता था वो दक्षिण की ओर होता था और उनको घर के अंदर भी दफनाया जाता था और खाने पीने का सामान उनके पास रखा जाता था, ठीक है? और यहाँ पे पुरातत्वविदों को बहुत सारी चीजें जो है वो मिली है, जैसे गेहूं गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया। तो इससे पता चलता है कि वो लोग किसान भी थे और वो लोग खाना में ये सारी चीजें खाया करते थे। जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और जिनमें गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब चीजें हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन हो गया, खजूर, कई तरह की रसभरियां पाई जाती थी। वो लोग खेती बाड़ी करते थे यहाँ के लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण वाक्य है जैसे कि जो है पुरातत्वविदों के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये बेसिकली जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व करके ही रखे हैं। जैसे पहला जो है वो पुरातत्वविद के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था और कब्रों में महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोलों में लगाए गए पत्थर और चबूतरे स्मरण का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल दूसरी कब्रों तक पहुंचने के लिए किया होता था कि लिए होता था, ठीक है? तो ये 4th चैप्टर है, इतना ही टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी के बुक में, क्योंकि हमने डिस्कस कर दिया। तो अब एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और जो कि होगा 5th चैप्टर। थैंक यू।